अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब से एयर कॉम्बैट हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से कामयाबियों का दावा किया गया, लेकिन भारत की जानिब से ये बात दबाई जाती रही, छुपाई जाती रही, ये कहकर के नंबर अहमियत नहीं रखते या वक्त आने पर हम तफसीलात बताएंगे। जब उनसे आलमी मीडिया ने तफसीलात पूछी, हमारे वज़ीर आज़म अलबत्ता दावा करते रहे और बताते भी रहे कि पाकिस्तान ने कितने तैयारे भारत के गिराए हैं, जिसके बाद भारत को जगहसाई का सामना तो था, लेकिन जख्मों पर नमक पाशी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बारहा की जाती रही सीज फायर का क्रेडिट लेकर भारत की जानिब से उसको उस तरह से डिनाई नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई तीसरा नहीं आया सीज फायर के लिए। दबे लफ्जों में ही ये बात की जाती रही। लेकिन सेठी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो छेड़खानी करते रहते हैं बार बार सीज फायर का तस्करा करके, लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता वो इससे पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो उससे पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे गए और उन्होंने एक डिनर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिराए हैं, जैसे वो ये मेंशन करना चाह रहे थे और भारत को मजीद छेड़ना चाह रहे थे, उसके जख्म मजीद कुरेदना चाह रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम कल मैंने आपसे तबसरा लिया कि रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम डाला, टेररिस्ट लिस्ट है उसके अंदर अमेरिका की जानिब से, वो तो भारतीय मौक़िफ़ की तायीद थी। आपने कहा कि भारत को दाना डाला गया है। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का भारत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ मारना, 5 तैयारों के गिरने का तस्करा करके, पॉलिसी है क्या अमेरिका की जिम्मे में? बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं जी। अच्छा तो जाहिर है क्योंकि सारी दुनिया तो यही कह रही है कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए हैं और पाकिस्तान भी यही कह रहा है हमने इंडिया के 5 तैयारे गिराए हैं, और इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह भी तस्लीम किया है कि हमारे तैयारे गिरे हैं, लेकिन नंबर और इंडिया ने और नंबर अहमियत नहीं रखते। मगर इंडिया ने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का एक भी तैयारा गिराया है। इंडिया ने ये कभी ये बात नहीं कही। तो इंडिया ने ये बात जरूर कही आयशा कि हमने उनके अड्डों के ऊपर हमले किए हैं और उन्हें वहां काफी तबाही की है, मगर उन्होंने ये कभी नहीं कहा या क्लेम किया कि इंडिया ने पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराया है। तो इससे ये फिर जाहिर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिक्र कर रहे हैं वो इंडिया के जो 5 तैयारे गिरे हैं उसी का जिक्र कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का भी क्लेम है। अब मैं देख रहा था इंडियन मीडिया और इंडियन ट्विटर के ऊपर बेचारे वो कह रहे हो जी हमारा नाम तो नहीं लिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, वगैरह वगैरह। अब अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो इसका ये मतलब है अभी भी हिंदुस्तान की पब्लिक या हिंदुस्तानी जो है वो अभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है, बिकॉज ये इट्स अ डिल्यूजन। इसी किस्म की डिल्यूजन में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुब्तला है। अब इस इशू ये है जो आपका सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ जी, और नरेंद्र मोदी के साथ खासूसन क्या गेम खेल रहा है। एक तरफ अब पहले उसने ये 1 दफा नहीं 20 दफा 22 दफा 23 दफा यही बात कही है कि मैंने करवाया सीज फायर, हालांकि नरेंद्र मोदी कहता है नहीं हमने नहीं, इसने नहीं कराया। नंबर 1 वो लगा हुआ है वो अपनी। दूसरी तरफ आपने पॉइंट आउट किया कल कि जी उन्होंने ये रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में होकर कह दिया हाँ ठीक है हम कहते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप है और ये लश्कर तैयबा का है, मगर फिर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मगर फिर भी हिंदुस्तान बड़ा खुश था कि चले जी हमारी कोई बात तो मानी है उसने, और मैंने आपसे कहा कि दाना डाल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आज उसने फिर जैसे आपने बताया कि उन्होंने अब ये कह दिया ये 5 जहाजों की बात कर रही है, जबकि इंडिया खुद तस्लीम अभी नरेंद्र मोदी करने के लिए तैयार नहीं है और इंडिया तो अभी भी किसी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ जी। मैं आपको बताऊं बड़ी सीधी सी गेम है और जिसका उन्होंने ऑलरेडी इशारा कर दिया है, मैं कल ही किया उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि ब्रिक्स को हम नहीं खड़ा होने देंगे। ब्रिक्स जो है अगर वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके के साथ अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ कोई महाज बनाए तो हम नहीं होने देंगे। और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा है कि अगर ये लोग बाज नहीं आते तो हम फौरन इनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा देंगे। ये उसके बयान है कल का। अब इसका ताल्लुक क्या है इंडिया के साथ? इसका ताल्लुक ये है कि ब्रिक्स इज ब्राजील, इंडिया, चाइना
रशिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका जी। तो ब्रिक्स में इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये धमकी जो वो दे रहा है, वो चाइना को उसने क्या धमकी देनी है, रूस को उसने क्या धमकी देनी है, वो तो वैसे ही उसकी धमकियों के बाहर है। और साउथ अफ्रीका ने तो आके इतनी सख्त तनकीद की है इसराइल की यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को एक्सपेल करने की भी बातें की है अमेरिका ने, कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करते हैं साउथ अफ्रीका के वगैरह वगैरह। तो ये इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो वैसे ही उसकी बैड बुक्स में। और तो अब सूरत हाल ये है कि ये इंडिया की तरफ इशारा है। और क्या इशारा है? ब्रिक्स वालों ने ये है एज अ प्लेटफॉर्म पे कि डॉलर जो है उसके बरक से एक और करेंसी होनी चाहिए। ये दुनिया की जो डिपेंडेंसी है ऑन द डॉलर, ये कम होनी चाहिए जी। और हम एक और करेंसी बनाएंगे। ये भी ब्रिक्स का एक एजेंडा है, चाइना रशिया का स्पेशली। नॉट डी डॉलराइजेशन बट अनदर करेंसी टू वीकन द डॉलर। मुतबादिल। तो अब हाँ, मुतबादिल और ऑल्टरनेटिव या सिमल्टेनियस एक और करेंसी। अच्छा। एक जमाने में आयशा पाउंड स्टर्लिंग और डॉलर साथ साथ चलते थे, यूके की करेंसी और डॉलर साथ साथ चलते थे। मगर फिर पाउंड बहुत कमजोर हो गया तो इसलिए वो साथ साथ नहीं चल सके। और वैसे भी दे वर ऑल यूरोपियन करेंसीज, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एंड द डॉलर, तो आपस में लिंक था इनका। मगर ये जो करेंसी बनाने जा रहे हैं चाइना और रशिया, और ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को खत्म करके एक नया बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर आप अमेरिकन बैंकिंग सोर्सेज के जरिए नहीं जाएंगे ट्रांसफर्स ऑफ मनी, और तो आप एक और बिल्कुल ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम भी बना रहे हैं। इसके साथ डॉलर बहुत कमजोर हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर तजारत जो है वो डॉलर में इतनी नहीं करेंगे जितनी इनकी नई करेंसी में करेंगे। और ये ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, पहले 4 थे, फिर 5 हुए, अब पता नहीं और कितने लोगों ने अप्लाई कर दिए, तो पूरा एक ब्लॉक बन रहा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अपसेट है। उसने कल यही कहा है कि ये ब्रिक्स वाले जो है ना, मैं इनको सॉर्ट आउट कर लूंगा, इनका ख्याल है ये डॉलर को कमजोर करेंगे, एक और करेंसी बनाएंगे, मैं इनको देख लूंगा। और ये ब्रिक्स वालों को मैं वार्निंग देता हूँ कि मैं इनके ऊपर 10% और टैरिफ चढ़ा दूंगा। और बेसिकली वो इंडिया को ये कह रहा है, वो इंडिया की तरफ इशारा कर रहा है कि देखो, तुम इस वक्त एक किश्ती नहीं, तुम तो 3-4 किश्तियों में बैठे हुए हो, ये बंद करो, हमारी किश्ती में आके बैठो, जैसे आपने हमारे साथ वादा किया हुआ है। हमारी किश्ती है क्वाड, एंटी चाइना क्वाड के अंदर आके आपने बैठना है। आप तो ब्रिक्स में भी बैठ गए हैं, आप SCO में भी जाके बैठ गए हैं, आप RIC में भी बैठ गए हैं जाके। ये सारी जो है दे साउथ, ग्लोबल साउथ इंस्टीट्यूशंस। तो डोनाल्ड ट्रंप एंड दे इज वेरी अपसेट। ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है? ये एक तरफ तो हमारे साथ क्वाड की बात करता है, और दूसरी तरफ ये जाके हथियार भी जहाज फ्रांस से खरीदता है और रूस से लेता है, और S-400 भी रूस से ले रहा है, और उधर चाइना के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाके ये बैठ रहा है। ये कर क्या रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग इंडिया कि भाई तुम फैसला करो, तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। नरेंद्र मोदी ने इसको जाके कहा हम आपके साथ हैं, मगर इंडिया की जो एक तारीखी पोजीशन रही है वो यही रही है कि रूस के करीब रहा है और किसी एक ब्लॉक में नहीं गया। अब उसके लिए प्रॉब्लम आ गई, अब वो जबरदस्ती उसको खींचा जा रहा है इन दी अदर ब्लॉक, जिसके अंदर ईरान भी है, टर्की भी है, वगैरह वगैरह। और इंडिया जो है इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और ये डोनाल्ड ट्रंप उसको खींच रहा है कि आप वापस आओ क्वाड के अंदर, इनको छोड़ो। और इंडिया जो है वो उसको वो खींच रहे हैं। पहले वो SCO में है और ब्रिक्स में, अब वो RIC में, जैसे मैंने कल बात की कि रशिया, इंडिया, चाइना, वो ग्रुप को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, रशिया और चाइना। तो ये हो रहा है, दिस इज ग्लोबल पॉलिटिक्स नाउ, और इंडिया फंस चुका है इसके अंदर। और ये नरेंद्र मोदी जो है, इसने जो सारी शिफ्ट की है इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका, इट्स इन ट्रबल। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई आओ, सीधा सीधा आके बैठो हमारे साथ, तो फिर बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर ठीक है, देखा जाएगा, मैं भी फिर खेलूंगा आपके साथ। That's what's happening. ये तो आपने पजल सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि चाहते क्या हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं, इस तरह के बयानात देकर। बट नरेंद्र मोदी जी हमें चैलेंज करते दिखाई नहीं दे रहे इन बयानात को। क्या इंडिया आउट ऑफ ऑप्शंस हो चुका है इस वक्त, आउट ऑफ कार्ड्स हो चुका है? आप सही कह रही हैं, इंडिया इस वक्त कोई ऑप्शंस नहीं कर रहा, कोई तस्लीम नहीं कर रहा कुछ भी।
मगर इंडिया के अंदर आवाजें खड़ी हो गई कि भाई हम कहाँ हैं, किस ब्लॉक का हिस्सा है, क्या नॉन अलाइंड रह भी सकते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता। इसने तो बड़े लंबे चौड़े हमें तारे दिखाए थे कि जी मेरी अमेरिका के साथ जबरदस्त तल्लकात है, मुझे बड़ी प्यार होता है, वो जपिया शपिया डालता रहा उसको एंड सो ऑन। तो वो तो सारा जिंदगी बढ़ गया। तो ये आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर जो प्रेशर है इस 3 किस्म के प्रेशर। पहले failed foreign policy regarding America and the West and China. Second, failed foreign policy vis-a-vis Pakistan and SAARC. Right. And third, लोग domestic economy improve नहीं कर रही। Elections आ रहे हैं आगे बिहार में जी। और RSS नया लीडर ढूंढ रही है। RSS ये समझती है कि नरेंद्र मोदी की जो ना वो एक्सपायरी डेट आ गई है। अब नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये बहुत कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसने डिलीवरी भी नहीं दी, और ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है। और मैं ये आपसे कब से कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के ये जो सारा उसने किया है फॉरेन पॉलिसी और चाइना पॉलिसी, पाकिस्तान पॉलिसी, साउथ एशिया पॉलिसी एंड वेस्टर्न एंड पॉलिसी रिगार्डिंग अमेरिका, कंप्लीटली केओटिक, कोई इसमें सर पैर नहीं है और अभी तक कोई फैसले नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी इसीलिए वो चुप है, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूं और क्या ना करूं। तो उनकी खामोशी उनके जल्द जवाल का सबब भी बन सकती है। कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी साहब की जानिब से भी ट्वीट किया गया है कि अभी ये हमें प्रेसिडेंट ट्रंप बताएंगे कि हमारे कितने तैयारे गिरे, ये मोदी साहब को बताना चाहिए था। तो इससे ये कहा जा सकता है कि तैयारे नहीं गिरे, मोदी सरकार गिर गई उस दिन। नहीं, मोदी सरकार अभी नहीं गिरी, मोदी सरकार गिरने जा रही है मगर अभी गिरी नहीं है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसने प्रेशर डाला हुआ है नरेंद्र मोदी के ऊपर। कोई इसकी बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं मान रहा है, एक आध घास डाल देता है थोड़ा बहुत टू कीप हिम एंगेज्ड। और अभी भी ये भी चल रहा है ना कि शायद सितंबर में अक्टूबर में वो इंडिया आए, मगर उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को टाइट करेगा, वो करेगा। ये टेरिस के ऊपर भी अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई। हमारी सेटलमेंट मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक हो जाएगी पाकिस्तान की। हमारे औरंगजेब साहब पहुंचे हुए वहां, मगर इंडिया के साथ अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं। और एंड आई थिंक ये ब्रिक्स के ऊपर बहुत नाराज है डोनाल्ड ट्रंप कि ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है। बहरहाल इस वक्त हाहाकार मची है भारत में डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। सिर्फ साहब मामला काफ़ी उलझा हुआ यूं है कि एक तरफ ACC को लीड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो ICC को जय शाह लीड कर रहे हैं, यानी भारत और पाकिस्तान यहाँ पर भी एक दूसरे से सींग लड़ा कर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ICC का एक इजलास इस वक्त सिंगापुर में चल रहा है, जहाँ सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे, बट वो वीडियो लिंक के जरिए इसे शायद ज्वाइन करें। बट एट द सेम टाइम ACC के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है, और इस पर भारत को बमा श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में अब बताएं चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा। क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया है ICC का चेयरमैन, और ICC के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम ACC नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहाँ। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान ACC फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि ICC को इस बिकम BCCI, ICC रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहाँ। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहाँ। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे।
अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया। हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है जी। तो अब बात ये है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब के और भी मसरूफियात हैं एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन पीसीबी। मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे, अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए। अब आप शुरू हो गया कि आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे। कल को नेपाल जो है वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो क्या आप फिर नेपाल काठमांडू नहीं जाएंगे या नेपाल के साथ खेलेंगे नहीं? ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है। तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना वो इस वक्त डाउट में है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरी इत्ला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब हम इंडिया की बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हर दफा इंडिया की हर बात मानने पे हम नहीं मानेंगे। तो तबाही होती है तो हो, जिम्मेदारी फिर इन्हीं की है और हम नहीं वी विल नॉट बेंड। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी हार्ड लाइन आएगी। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। मैं आपको बता दूं, ये आईसीसी के भी जो इवेंट्स है ना, अगर उसमें पाकिस्तान नहीं खेलता और इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होता तो वो भी आधे रह जाते हैं, उसके अंदर से भी चाम जो है सारा खत्म हो जाता है और वो भी फेल हो जाएंगी। तो इसलिए आई थिंक आईसीसी को खड़ा होना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए इस इशू को। बहुत मजाक हो गया है, नहीं तो ये सारी क्रिकेट खराब होने जा रही है, आईसीसी भी खराब होने जा रही है और एसीसी भी खराब होने जा रही है। लेकिन सेठी साहब, एक दफ़ा पहले जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ज़ेरे गौर आया था, ज़ेरे बहस आया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि श्रीलंका जाके हुकाम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान से बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था और उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना ही इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कम्प्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लुकात जो हैं, दे हैव टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। ओमान में भी मोर डिफिकल्ट बिकॉज हमारे कोई खास ओमान के साथ लेना देना नहीं है और वो बंदा भी जो है एक्स इंडियन ही है, तो वो तो रहेंगे उनके साथ, बट ही इज अ स्मॉल मेंबर, उनके पास कोई खास अहमियत नहीं है, उनकी वोट है मगर अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, मगर तालिबान भी तो आपके साथ गेम्स खेलते हैं ना, वो भी आपको इंडिया को साथ रखना चाहते हैं ना, ताकि वो भी लेवरेजिंग क्रिएट कर सके आपके लिए। तो ये सियासत चल रही है जिसका सारा असर अब
क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक सूनर और लेटर ये भारतीय बालादस्ती जो बिग 3 जैसी बालादस्ती है ये अपने अंजाम से ज़रूर दो चार होगी, ये बुत पाश पाश ज़रूर होगा, लेकिन तब तक क्रिकेट दाव पर लगी रहेगी। वापस आते हैं प्रोग्राम में हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब आलमी मामलात में से एक पहलू जानना चाह रहे हैं उमर फारूक साहब बुरेवाला से। सर रिसेंटली मैं एक थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो चाइना और इंडिया के रिलेशन के ऊपर स्टडी करता है। उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर दलाई लामा जो है वो अपना सक्सेसर अनाउंस करते हैं तो चाइना नताइज की परवाह किए बगैर हर सूरत में इंडिया के साथ वॉर छेड़ देगा। तो मेरा ये आपसे सवाल ये था कि ये इशू के अंदर क्या इतनी हसासियत है कि चाइना जो है इंडिया के साथ वॉर पे उतर आएगा, और दूसरा ये तिब्बत कार्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी, इसका भी तल्लुक जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी बातें उसके साथ बन सकता है और है भी। देखिए तिब्बत हमेशा तारीखी तौर पे हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ चाइना, उनके अंदर ही आता था। इट वाज ऑटोनमस रीजन बट इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द चाइनीज एम्पायर इन तारीख। चाइनीज इनकलाब हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई। 1950 में रेड आर्मी जो थी वो चली गई तिब्बत और वहाँ जाके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और कहा कि अब ये हमारा हिस्सा है, फॉर्मली इट्स पार्ट ऑफ अस। और मगर उस वक्त दलाई लामा वहीं थे। 1959 में इश्यूज बने और दलाई लामा वहाँ से छोड़ के और वो इंडिया आ गए। और इंडिया आके वो धर्मशाला में उन्होंने रिहाइश की और इंडिया ने उन्हें पनाह दे दी। वो दिन है और आज का दिन है, तिब्बत इज बिकम एन इशू। चाइना ये कहता है कि दलाई लामा जो है वो हमारी इजाज़त के बगैर आप नहीं बनाएंगे, आप दिल्ली में बैठ के एक नया दलाई लामा बना के हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, ये हमारी टेरिटरी है, दे आर पार्ट ऑफ अस। दलाई लामा कहता है कि मैं सिलेक्ट करूंगा अगला दलाई लामा कौन होगा। मगर इसमें इशू ये है कि अगर दलाई लामा क्योंकि अब 90 साल का हो चुका है जी। अगर दलाई लामा जो है, जो करंट दलाई लामा है, वो सिलेक्शन ऐसी करते हैं जो चीन को पसंद नहीं है या वो एक साजिश का हिस्से के तहत बनती है, तो चीन एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। अभी भी दलाई लामा बाहर बैठा हुआ है ना, चीन चला रहा है तिब्बत को, तो अगला दलाई लामा भी आएगा तो चीन बैठा रहेगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। और अगर कोई ऐसा दलाई लामा आता है जो चीन के साथ तावन करेगा और एक अमेरिका का एजेंट नहीं बनेगा या इंडिया का एजेंट नहीं बनेगा, तो चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर करंट सिचुएशन ये है कि ये दलाई लामा जो है ये पनाह ली हुई है इंडिया में, इंडिया इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि ये यहीं रहे, अगला दलाई लामा भी जो है वो भी यहीं से यहीं रहे और तिब्बत जो है उसको उसके अंदर चाइना को चैन ना आने दिया जाए। तो अमेरिका की भी गेम है कि दलाई लामा और तिब्बत के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएं फॉर चाइना और उनको एक अच्छी, जिसे कहते हैं जिन्होंने सोटी मिल गई है, तो इंडिया भी गेम प्ले कर रहा है ये। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि तिब्बत इतना इम्पोर्टेंट क्यों है चाइना के लिए, इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए? देखिए तिब्बत कहते हैं इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सारे दरिया जो है ना वो कहीं ना कहीं तिब्बत से ही निकलते हैं। अब वो जो इंडिया को दरिया जो जाते हैं वो भी तिब्बत से आते हैं। तो एक तो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा जगुलर वेन है कश्मीर को, कि दरिया कश्मीर से आते हैं, वो हिस्सा जो कि इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीर। इंडिया का भी यही मौकफ है कि दरिया सारे आते हैं तिब्बत से, तो तिब्बत इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि हमारा भी कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हालांकि कभी भी इन्फ्लुएंस से ज्यादा इंडिया ने ये कभी नहीं कहा कि तिब्बत इंडिया का हिस्सा है। चाइना ने हमेशा ये कहा कि तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है और इंडिया ने ये तस्लीम भी किया हुआ है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि एक ज़माने में तिब्बत का हिस्सा थे, जो कि अब इंडियन प्रोविंसेस बन चुके हैं, और वो है अरुणाचल प्रदेश वगैरह, और एक बॉर्डर, लंबा चौड़ा बॉर्डर बन गया है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो कि सारी तिब्बत का बॉर्डर है। तो दैट इज नोन एज ए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन दोनों साइड ने किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मगर डिस्प्यूट्स अभी हैं ऑन द एरियाज अराउंड दैट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब मगर वो सारे का सारा तिब्बत है। अब तिब्बत जो है
इज अ बफर जोन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना का और कोई बॉर्डर नहीं है जो इंडिया के साथ लगता है, सिवाय तिब्बत के। तिब्बत इज द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड इंडिया। जैसे कि कल बात हो रही थी कि इजराइल जो है वो गोलान हाइट्स में और सीरिया के दरमियान एक बफर जोन ड्रूज की बनाना चाहता है, और अपनी ये बफर जोन हमेशा ऐसे ही था। अंग्रेजों ने जब पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया था तो उनका ये ख्याल था कि अफगानिस्तान जो है वो रूस और इंडिया के दरमियान एक बफर जोन होगी जी। बफर जोन ये इंपॉर्टेंट थी विद ग्रेट एम्पायर्स कि वो आपस में लड़ाई झगड़े ना करे, दरमियान में कोई न्यूट्रल किस्म की टेरिटरी होनी चाहिए ताकि वहां बैठ के कोई बातचीत हो तो कर सके, उसको ना इधर का होना चाहिए ना उधर का। बफर जोन्स, ये लड़ाई झगड़े रोकने के लिए बफर जोन्स, ये तारीखी एक पस मंजर है। अब तिब्बत भी एक किस्म का बफर जोन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बट तिब्बत इज नाउ अंडर चाइनीज कंट्रोल, तो वो बफर जोन उस तरीके से नहीं रही। इंडिया को यही तकलीफ है कि ये एक बफर जोन नहीं रही क्योंकि इसकी आज़ादी नहीं रही। चाइना ये कहता है कि ये ऑटोनोमस रीजन है, अभी भी उसने बहुत आज़ादी है तिब्बत के अंदर, लोकल गवर्नमेंट वगैरह हो, बट इट इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज, उसे इज पार्ट ऑफ चाइना। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब तिब्बत के अंदर जैसे कि इंडिया ने अपना हिस्सा जो कश्मीर में वहाँ डैम्स बनाने शुरू कर दिए, रेजर्वॉर्स बनाने शुरू कर दिए जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ रिवर फ्लो का है, इसी तरीके के साथ चाइना ने तिब्बत के अंदर बहुत सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग डैम्स एंड ऑल्सो बिल्डिंग रोड्स, क्योंकि वो तिब्बत के जरिए वो जाना चाह रहे हैं इनटू सेंट्रल एशिया। तो वो तिब्बत को और भी ज्यादा उसकी अहमियत होती जा रही है फॉर द चाइनीज, क्योंकि चाइना जो है इज नाउ गोइंग टू बी यूजिंग तिब्बत एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया ऑल्सो। तो तिब्बत की एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बन गई है, पानी का मसला भी है, और फिर ये तारीखी जो इश्यूज रहते हैं वो भी तारीखी इश्यूज भी हैं। और जैसे मैंने कहा, अमेरिका की ये बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ तिब्बत के अंदर अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और वहाँ सेटल ना होने दिया जाए और दलाई लामा को सपोर्ट किया जाए। ये तो CIA की तो ये तो एस्टेब्लिश्ड है, इसमें किताबें भी लिखी गई हैं कि CIA ने किस तरीके से 50s के और 60s के अंदर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी चाइना को तिब्बत में। एंड तो इंडिया जो है एक किस्म का पैसिव किस्म की सिचुएशन है। अब आगे क्राइसिस आ रही है, क्राइसिस ये आ रही है कि जनाब अब नया दलाई लामा बनना है। वो दलाई लामा इंडिया में बैठ के बनेगा या तिब्बत में बनेगा, इंडिया की और अमेरिका की रजामंदी से बनेगा या चाइना की रजामंदी से बनेगा। तो ये चाइना के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दिस इज वेयर द गेम इज राइट नाउ, इसलिए तिब्बत इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड फॉर इंडिया एंड फॉर अमेरिका। और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना भी नॉमिनेट कर सकता है अगला दलाई लामा, तो उसकी क्या हैसियत होगी? क्योंकि लोग वहाँ तसल्लुत चाइनीज तसाते भी हैं या जान जाने का खतरा भी है, और ये इंप्रेशन भी है कि चाइना जो रिलीजियस या खुदा की हकमियत का तस्वुर, मजहब को भी जदीदियत की तरफ ला रहा है, उसका कितना असर हो सकता है इस इंतखाब पे? नहीं, देखिए चाइना एक्चुअली जो आइडियल पोजीशन जो चाइना चाहता है, चाइना ये चाहता है कि दलाई लामा चाइना के साथ बैठ के और तय कर ले, जैसे पोप के ऊपर सेटलमेंट होती है कि जी कौन पोप बनेगा वेटिकन का, इसी तरीके के साथ सेटल हो जाए। कोई ऐसा बंदा लेके आए जो कि चाइना को एक्सेप्टेबल हो और तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं उनको भी एक्सेप्टेबल हो, तो बिल्कुल मिल सकता है ऐसा बंदा, अगर कोई गन ना डाले तो। ओके, बिकॉज देखो चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी जो बुद्धिज्म है उसको कम करे या उसको वाइप आउट करे। चाइना का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये है कि कोई अमेरिकन एजेंट ना बन जाए, जो भी दलाई लामा आता है वो अमेरिकन एजेंट ना बन जाए, बिकॉज ये दलाई लामा इंडिया में बैठ के इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। तो इसलिए ये उनका प्रॉब्लम है। उनकी जो एक्सपीरियंस है वो सजेस्ट करता है कि दलाई लामा मस्ट बी अ दलाई लामा एंड अ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर, नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, नॉट ए पॉलिटिकल लीडर। ओके, ठीक है। बहुत से मामलात इससे जुड़े हैं। बहरहाल दलाई लामा का ये बयान सामने आया था, अभी उनकी 90 साल उम्र हुई है, वो 130 साल तक जी सकते हैं, तो हो सकता है ये मामला भी 130 साल तक चलता रहे। बहरहाल क्या हो सकता है क्या नहीं, आपने जाना। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक। अच्छा सेठ साहब, जो गुज़श्ता से पैवस्ता एक और सवाल ये था कि क्या ये इतना सेंसिटिव मामला है कि जंग छिड़ जाए दो ममालिक के दरमियान, या इसका बहाना बना लिया जाए? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर जंग छिड़ेगी। देखिए चाइना ने एक्सेप्ट तो किया हुआ है ना, जब से आके ये बैठे हुए हैं साहब
और आके वहां से साजिशें हो रही हैं। तो चाइना ने इसके ऊपर जंग तो नहीं की ना, तो अब अगर एक और आगे बैठ जाएगा इस तरीके के साथ, इसका ये मतलब नहीं कोई जंग हो जाएगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जंग वंग का कोई इम्कान नहीं है। चाइना जंग में इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना वांट्स पीस एंड स्टेबिलिटी, इंडिविजिबल सिक्योरिटी, जिसकी मैं बात हर रोज करता हूँ। चाइना विल नॉट गो टू वॉर विद इंडिया। अलबत्ता ये जरूर है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में वो जो इस वक्त कब्जा है उनके पास, और वहाँ वो और भी गेन्स कर सकता है, और उसके साथ फिर और टेंशंस बढ़ सकती है। मगर क्या फुल फ्लैश वॉर? नहीं। देखिए 1962 में तो फुल फ्लैश वॉर थी, चाइना तो प्लेन्स तक आ गया, PLA उसकी लिबरेशन आर्मी। मगर जो 2020 में लड़ाई झगड़े में वो तो बॉर्डर के करीब ही होते रहे ना, तिब्बत के बॉर्डर के और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर ही होते रहे। तो अब और वो उसके साथ चाइना विल लर्न टू लिव विद इट। डोंट फॉरगेट, चाइना अब इंडिया को लाना चाह रहा है RIC में। चाइना इंडिया में के साथ ब्रिक्स में बैठा हुआ है। चाइना विल नॉट गो टू वॉर अगेंस्ट समबडी जिनको वो लाना चाह रहे हैं अपने साथ। दे लर्न टू लिव विद दिस। वो प्रेशर टैक्टिक्स रखेंगे अब। खारिज अज़ इम्कान है इस मामले पर जंग। अब लाहौर से ईसा जलाल राजा ने मूसा जैसा एक सवाल किया है, शामिल करते हैं। आपने एक किताब तहरीर की जिसका नाम सेम पेज था। क्या आज के हालात सेम पेज से सेम स्क्रिप्ट पर इवॉल्व कर गए हैं? ये सवाल और इस सवाल का जवाब सवाल करने वाले और जवाब देने वाले के लिए कितना खतरनाक है? कोई खतरनाक नहीं है, सीधी सीधी बात करते हैं हम। बात यह है कि इमरान खान जब आए थे तो सेम पेज पे थे ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर लड़ाई झगड़े हो गए। ये लोग भी आए हैं, ये भी सेम पेज पे हैं विद एस्टेब्लिशमेंट। क्या यहाँ भी लड़ाई झगड़े होंगे? फर्क दोनों में क्या है? फर्क ये है कि इमरान खान साहब ने बगावत कर दी थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी एक स्टेज पे, और जिसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और अपोजिशन ने फ़ायदा उठा लिया उसका। सवाल यहाँ ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब और ये हुकूमत जो है ये झगड़ा ले लेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैं नहीं समझता कि ये झगड़ा लेंगे। ये बड़े दानिश्वर ये बड़े मजे में हैं और तजर्बाकार हैं, इनको पता है, इनके साथ पहले बड़े हाथ हुए हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा ये निकाले गए हैं। तो ये सीख के आए, ये बिल्कुल पंगा नहीं लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सेम पेज जो है इसका वही फेट होगा जो कि पहले खान साहब का फेट हुआ है। ये लगे जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये जवाब अब आपकी तसल्ली के लिए ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है जो सेठी साहब ने समझाया। ये है मुअम्मा पाकिस्तान में सिस्टम का। और भी कोई सवाल आपके जहन में हो, नंबर आपके सामने है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।